नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी अल्जीयर्स में अपने समकक्ष अब्देल मजीद टेब्बोने से की मुलाकात। राष्ट्रपति मुर्मू ने अल्जीरिया की स्वतंत्रता के सम्मान में बनाए मकाम शहीद पर श्रद्धांजलि की अर्पित। राष्ट्रपति ने मुजाहिद म्यूजियम का भी किया दौरा। कनाडा में एक मामले से जुड़ी जांच के दायरे में भारतीय उच्चायुक्त समेत अन्य भारतीय राजनयिकों को शामिल करने के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने दर्ज की कड़ी आपत्ति। कहा, कई बार मांगने के बाद भी कनाडा ने नहीं दिए सबूत। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया जगजाहिर। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी। लिखित आश्वासन के अभाव में राज्य के मुख्य सचिव के साथ विभिन्न चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों की आज की बैठक भी रही बेनतीजा। कल आईएमए करेगा देश भर में एक दिन का उपवास। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर भड़की हिंसा। दंगाइयों ने कई वाहनों को किया आग के हवाले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से की बात। उपद्रवियों को सड़कों पर दौड़ाते नजर आए एसटीएफ मुखिया। एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद की। और जल जीवन मिशन में अनियमितता को लेकर झारखंड में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर उनके करीबी आईएएस सहित कई अन्य के 20 ठिकानों पर ईडी की रेड। मंत्री के भाई विनय ठाकुर, निजी सचिव हरेंद्र सिंह के घर सहित कई विभागीय इंजीनियर्स के यहां भी छापे मारे। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी अल्जीयर्स में अपने समकक्ष अब्देल मजीद टेब्बोने से मुलाकात की। ये तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अल्जीरिया यात्रा की। इस दौरान उन्होंने अपने समकक्ष से मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता के तहत भारत और अल्जीरिया के संबंधों पर भी बातचीत की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया की स्वतंत्रता के सम्मान में बनाए मकाम शहीद पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने मुजाहिद के राष्ट्रीय संग्रहालय का भी दौरा किया, जो अल्जीरिया के मुक्ति संघर्ष का स्मरण कराता है। इस यात्रा से भारत और अल्जीरिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और अल्जीरिया के संबंधों को मजबूती देने के उद्देश्य से अल्जीरिया का दौरा किया। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अल्जीरिया प्रवास की हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुजाहिद संग्रहालय का दौरा किया। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर अल्जीरिया के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और अल्जीरिया प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया की प्राकृतिक खूबसूरती को भी निहारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। अल्जीरिया में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर भारतीय समुदाय के लोग काफी उत्साहित नजर आए। क्या कहना है इन लोगों का, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने।
कैसा लगा आज राष्ट्रपति को अपने बीच पर? बहुत बढ़िया लगा, हमको बहुत खुशी हुई कि हमारे राष्ट्रपति जी इधर आए हैं और इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम हमारे लिए कि इतना करीब से हमने उनको देखा और सुना। आप क्या कहेंगे सर? सर, हमारे लिए तो स्पेशली बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी राष्ट्रपति अल्जीरिया में आई हैं और हमारी राष्ट्रपति जी परसों 15 तारीख को हमारी ही यूनिवर्सिटी में जा रही हैं। वहाँ उनका शेड्यूल है, प्रोग्राम है, तो हम लोग वहाँ उनके स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं। वहाँ पर सारी तैयारी हो गई है और हम लोग के लिए रियली दिस इज़ द प्राउड मोमेंट और बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे 20 साल से हूँ और इतने करीब से मैडम जी को देखा है और इनका बहुत बहुत खुशी हुई है मुझे और आई एम प्राउड ऑफ दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन ऑफ वेलकमिंग। 2014 का हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की जो कॉल थी कि अगर एक इंडियन एक कंट्री से अगर खड़ा होता है तो हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचेंगे, तो वही इंस्पिरेशन था जबकि हमने अपना खुद का चालू किया है और हम लोग स्लोली आगे बढ़ रहे हैं और होपफुली वी विल बी पार्ट ऑफ द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए देश दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं लोग अपना काम कर रहे हैं और अपने बीच आज राष्ट्रपति को पाकर ये लोग भी काफ़ी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन भीम सिंह और संदीप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, अल्जीरिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में चल रहे अंतर संसदीय संघ के 149वें सत्र को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने अधिक शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने वैश्विक शांति, समानता और सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी जरूरी बताया। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का उपयोग करते हुए भारत के लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की है। एक्सेलेंसी विश्व के विशालतम लोकतंत्र भारत की संसद में लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन हेतु हाल में ही आयोजित 2024 आम चुनाव में टेक्नोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनों ईवीएम का उपयोग करते हुए 642 मिलियन वोटर की सहभागिता के साथ विश्व का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। और लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में स्टार्टअप का जिक्र किया और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत 118 यूनिकॉर्न के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र बन गया है। भारत ने स्टार्टअप ऑफ इंडिया के तहत नवाचारों, टेक्नोलॉजी व उद्यमिता को विशेष प्रोत्साहन दिया है। 118 यूनिकॉर्न के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप यूनिकॉर्न राष्ट्र बन चुका है। इन 118 यूनिकॉर्न का मूल्यांकन 335 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। कनाडा में एक मामले से जुड़ी जांच के दायरे में भारतीय उच्चायुक्त समेत अन्य भारतीय राजनयिकों को शामिल करने के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कई बार सबूत मांगने के बाद भी कनाडा ने नहीं दिए हैं सबूत और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया जगजाहिर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप V2.0 का उद्घाटन किया। मंत्रालय ने ECR यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड देशों में नौकरी चाहने वालों के कल्याण और बेहतर जानकारी के लिए ई माइग्रेट 2.0 लॉन्च किया। वर्ष 2014 में ई माइग्रेट पोर्टल को लॉन्च किया गया था। पोर्टल पर 2.81 लाख नियोक्ता पंजीकृत हैं। ये पोर्टल भारतीय श्रमिकों के विदेश में जाकर रहने और काम करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने में काफी मददगार रहा है। भारत की 21 देशों के साथ प्रवासन साझेदारी है जिसका लाभ श्रमिकों को मिल रहा है। उद्घाटन के बाद संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में काम करने वाले मजदूरों के हित में इस पोर्टल को मील का पत्थर बताया। The launch of e-migrate portal V2.0 is a testament
to our continuing efforts to create a safer, more transparent and inclusive mobility for Indian labour, and marks a significant milestone in our efforts to safeguard the welfare and interests of our citizens. This is important because it also aligns with Goal 10 of the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals, which promotes facilitation of orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people. यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम सोमवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार, सेमीकंडक्टर निवेश, एआई और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अपने वार्षिक इंडिया लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी कर रहा है। प्रारंभिक सत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लिंक्डइन के सीईओ रियान रोसलेंस्की शामिल हुए। देखिए एक रिपोर्ट। इंडिया लीडरशिप समिट 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई प्रमुख वक्ताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के बाद पिछले 4 वर्षों में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिग्री के बजाय कौशल विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए छात्रों के कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया। Last 4 years, there is a new set of digital education ecosystem in India. India is embracing new technologies for its communication, for its teachers' competency, for its pedagogy, for its curriculum, for its high-end research, for skilling. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उभरते क्षेत्रों के साथ साझेदारी का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने आगे एनईपी 2020 के बहुभाषावाद पर ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे शिक्षा प्रणाली में कई भाषाओं को शामिल करने से भारत की साक्षरता दर बढ़ सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषावाद का उद्देश्य विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को सशक्त बनाना है। There are 22 scheduled languages in India. NEP is giving importance to all the 22 languages. Beyond that, NEP is recommending to produce more primer to have a link between more than 100 local languages, dialects. 400 से अधिक वैश्विक कंपनियों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को जोड़ने का काम कर रहा है। शिखर सम्मेलन में हुई चर्चाओं में अमेरिका भारत साझेदारी का उद्देश्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी और सतत विकास के क्षेत्रों में साझा लक्ष्यों को बेहतरी के काम करना है, जिससे दोनों देशों के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। इस समिट में द्विपक्षीय व्यापार, सेमीकंडक्टर निवेश, एआई और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसके एक सत्र में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूएस और भारत मिलकर सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। We both believe in freedoms, we both believe in innovations, we both believe in not incremental change, but we believe in monumental change, and we believe in doing things that will benefit the world. So I think that sets the tone for this strategic partnership forum to really contribute to the well-being of not only both nations, but to the globe in general. और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा की। 22 अक्टूबर को विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 श्रेणियों के 38 विजेताओं को पुरस्कृत करेंगी। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा
को पहला, उत्तर प्रदेश को दूसरा और गुजरात सहित पुदुचेरी को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में जल संरक्षण की दिशा में बेहतरीन प्रयास हो रहे हैं। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार ऐसे पुरोधाओं को सम्मानित करने का एक प्रयास है। बहुत अच्छा काम करने वाले बहुत से लोग हमारे यहाँ हैं जो बिना स्वार्थ ये काम करते रहते हैं। उनको प्रोत्साहित करना है हमारा या समाज का सबकी जिम्मेवारी भी है। उसी को निभाने के लिए लोगों तक वो पहुँचे, उनका नाम भी पहुँचे, उसमें से और लोग प्रोत्साहित हों, इसके लिए अवार्ड देना शुरू हुआ है। नई दिल्ली के होटल द ललित में CII का 12वां बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। फ्यूलिंग द फ्यूचर सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल्स थीम पर आधारित इस सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बायो एनर्जी के उत्पादन से पेट्रोल और डीजल के आयात में कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि पेट्रोल और डीजल के आयात पर 20 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है। साथ ही बायो एनर्जी के उपयोग से अन्नदाता किसान ईंधन दाता बन पाएंगे और उन्हें सालाना अच्छी आमद भी होगी। बायोफ्यूल का उपयोग करके हमारे देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को भी बढ़ा सकते हैं और किसानों को भी समृद्ध संपन्न कर सकते हैं। अभी जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल हम शुगर केन जूस से बनाते हैं, बाद में बी हेवी मोलाइसिस जो है 7% जो आता है उससे बनाते हैं, और उसके बाद फूड ग्रेन से भी बना सकते हैं, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से भी बना रहे हैं। अब इसके साथ नुमालीगढ़ में हमारे यहाँ बाम्बू से इथेनॉल बना है, तो नेचुरली वो इकोनॉमिकली वायबल है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 12वें CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते 3 सालों में बायो एनर्जी की कहीं भी कमी नहीं हुई है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी कई अच्छी खबरें सामने आई हैं। पहले बायोफ्यूल का उत्पादन बहुत मामूली होता था, लेकिन 2014 में पूरा इकोसिस्टम बदल दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2018 तक आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोफ्यूल पर काफी ध्यान दिया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल सहयोग का लाभ मिला है। Prime Minister set a target of 10% blending of biofuels by November 2022. That's a fact, it's recorded. And after that experience of not being able to do more than 1.5%, we today had a situation that we'd completed 10% blending 5 months in advance. और एयर कंडीशनर और LED लाइट जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, जिन्हें कारोबारी जगत में व्हाइट गुड्स भी कहा जाता है, इनके उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना के तहत देश की कई बड़ी कंपनियों ने आवेदन किए हैं। वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT विभाग के संयुक्त सचिव संजीव सिंह ने बताया कि विभाग को अब तक 38 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की कुल रकम 4,121 करोड़ रुपए है। संयुक्त सचिव संजीव ने कहा कि इससे इस क्षेत्र में सीधे तौर पर 80,000 से ज्यादा रोजगारों का सृजन होगा। जो PLI स्कीम के बारे में चर्चा की गई, उसमें 38 कंपनियां भाग ले रही हैं और मुख्यतः वो एयर कंडीशनिंग उद्योग के कंपोनेंट्स से रिलेटेड हैं। ये PLI कंपोनेंट्स पे है और साथ ही LED की भी कंपनियां आई हैं। इस स्कीम के तहत करीब 80,000 डायरेक्ट जॉब होंगे, पर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हर डायरेक्ट जॉब के पीछे बहुत सारे इनडायरेक्ट जॉब भी क्रिएट होते हैं और इस तरह की स्कीम से एम्प्लॉयमेंट में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। वहीं विभाग के संयुक्त सचिव संजीव सिंह ने बताया कि विभाग की कोशिश है कि PLI जैसी स्कीम के जरिए देश के उत्पादों की गुणवत्ता विश्व स्तरीय हो और देश के साथ साथ दुनिया भर में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़े।
पीएलआई का एक मुख्य ध्येय ग्लोबल चैंपियंस बनाना है, जो हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हों कि पूरे विश्व में उनकी डिमांड बढ़े। और ये एक हम चहुआयामी दिशा से इस पे काम कर रहे हैं। हम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। विश्व के जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उससे भारतीय स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज किया जा रहा है और उसके तहत अच्छी क्वालिटी होगी और हमारे देश के कंज्यूमर्स को सबसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी और हमें सब स्टैंडर्ड इंपोर्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हमारे प्रोडक्ट, क्योंकि वो इस क्वालिटी को अडेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर हिंसा भड़की है। दंगाइयों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। 30 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे हैं। हिंसा प्रभावित इलाके महसी और महाराजगंज में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आज सुबह महसी से महाराजगंज के बीच 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में भयंकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। डीएम, एसपी सहित मंडलायुक्त सहित 6 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर 1 किलोमीटर पहले से महसी में जाने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल आज सुबह जैसे ही यहाँ हिंसा की खबरें आई, फौरन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से बात करके ताज़ा अपडेट लिया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने डीजीपी को जरूरत पड़ने पर लखनऊ से सीनियर अधिकारियों को बहराइच भेजने के निर्देश भी दिए। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार सख्त रुख अपना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 समुदायों में झड़प के बाद वहां हालात पर नियंत्रण के लिए योगी सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के एक्स पर उनका जो पोस्ट उन्होंने किया था, उस पर उनका कहना है कि प्रशासन वहां लगातार स्थिति को नियंत्रण में करने में लगा है। भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच जिस तरीके से हंगामा हुआ, बवाल हुआ है, कहीं ना कहीं जो महसी इलाका है बहराइच का, वहां पर तनावपूर्ण स्थिति है। सरकार हालांकि एक्शन में। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी जी हैं, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, कि जिस तरीके से हुआ मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ, बवाल हुआ, काफ़ी टेंशन है इस वक्त उस इलाके में। सरकार सजग है और सरकार ने सजगता के साथ इस पर कार्रवाई की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे संज्ञान लिया है और सरकार उस पर पूरी निगाह रखे हुए है। हम लोग जांच करा रही है हमारी सरकार, और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, इस घटनाक्रम के पीछे और दंगाइयों के पीछे कौन लोग खड़े हैं और कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल है, सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करेगी। और मेरी पार्टी की और मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है, लेकिन सरकार सजगता के साथ इस पर कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उन सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा प्रशासन को कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि निष्क्रिय रहा, इस वजह से ऐसा हुआ, ट्वीट किया उन्होंने। नहीं, प्रशासन सजगता के साथ इस पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन एक षड्यंत्र है ये, और षड्यंत्र के पीछे जो लोग हैं, उन सबके खिलाफ सरकार बगैर किसी भेदभाव के निष्पक्षता से जाँच करा रही है और जो लोग पीछे हैं इसके, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई। ये दोषियों को बख्शेंगे नहीं, ये मैसेज आप दे रहे हैं? निश्चित रूप से जो अपराधी हैं और जिन्होंने इस अनैतिक काम में, इस दंगे में शामिल हैं और जिन लोगों ने दंगा भड़काने का काम किया है, उन सब के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। भूपेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी बहराइच में हुआ उस पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरे से सुमित के साथ अनुभव शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दुखद बताया और सभी पक्षों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं, सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें।
जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मामले में राज्य के मुख्य सचिव के साथ विभिन्न चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक एक बार फिर विफल रही। इस बार बैठक के लिए मुख्य सचिव ने जूनियर डॉक्टर्स की बजाय उनके संबंधित संगठनों के वरिष्ठ डॉक्टरों को आमंत्रित किया। इस बैठक में 12 डॉक्टर्स संगठनों ने भाग लिया। बैठक के बाद डॉक्टरों ने कहा कि बैठक विफल रही क्योंकि सरकार कोई लिखित आश्वासन नहीं दे सकी। अब बैठक की विफलता के आधार पर जूनियर डॉक्टर्स और आईएमए और अन्य संगठन अपने भविष्य की कार्रवाई का फैसला करेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि आईएमए ने पहले ही हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों के समर्थन में 15 अक्टूबर से 12 घंटे की अखिल भारतीय भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। एक और जहां पश्चिम बंगाल सरकार 15 तारीख को दुर्गा पूजा का उत्सव मनाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स आरजीकर मामले में न्याय की मांग के लिए मानव श्रृंखला बनाएंगे। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसके लिए भारत की ऊर्जा जरूरतों में भी तेजी से इजाफा हुआ है। भारत 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में आर्थिक विकास को गति देने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ 2047 तक भारतीय बिजली क्षेत्र की उपलब्धियों को लेकर दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत आज 450 गीगावाट की स्थापित क्षमता के साथ अब वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बन गया है। 450 गीगावाट की क्षमता ये हम प्राप्त कर चुके हैं और जैसा बताया इसी वर्ष में हाईएस्ट हमारी जो डिमांड है 250 गीगावाट, ये हमने उसकी पूर्ति भी की है। अब इसमें एक बड़ा जो अंतर आगे चल कर के आने वाला है कि कैपेसिटी और हमारी जो डिमांड उसकी जो सप्लाई है उसका रेशो अभी तक 50% चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे रिन्यूएबल क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये रेशो बदलने वाली है। 2047 तक हमारी डिमांड जो है वो 708 गीगावाट ये बताई गई है, लेकिन वहीं हमने कैपेसिटी अपनी बढ़ानी होगी। हम ट्रांसमिशन नेटवर्क में दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय सिंक्रोनस ग्रिड के रूप में हम स्थापित हो चुके हैं, तो ये भी अपने आप में एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि ये सम्मेलन ज्ञान के आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ 2047 तक भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा। Electricity is not just a commodity but a catalyst for growth, development and a sustainable future. With this, let us dive into today's discussion with enthusiasm and commitment. Your active participation in this crucial in crafting a bright and sustainable energy future for India. Together, we can turn ideas into action and shape a greener tomorrow. और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।